नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 सेकेंड ईयर वालों की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैराथन क्लास आपकी 901 पेपर की होने वाली है, संज्ञान, अधिगम और बाल विकास की। तो इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उन सभी की बात करेंगे, यानी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, ठीक है। और भी इनमें से काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको सरल और आसान भाषा में समझाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आज ही क्लास में, तो जितने बच्चे हैं वो सभी जुड़ जाएं और क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। अभी लाइक कर दो, पहले आते ही कैम आप लाइक किया करो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बाद में कमेंट करना जैसे आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, बताना जरूर। और आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लैंग्वेज वैसे तो हम सरल और आसान भाषा में लेके आए, सभी को शेयर कर दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन को समझते हुए आपको आंसर को समझना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। एग्जाम में हमेशा आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आंसर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानकारी देता हूँ आपको, अगर आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कर लो। नंबर नोट करो सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले नोट्स परचेस करो, क्योंकि आप नोट्स में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। और जितने बच्चे जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, हमारा नोट्स वाला कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, वो नोट्स वाले कोर्स में ज्वाइन हो जाए। जिन्होंने नोट्स लिए थे उसमें वही बच्चे ज्वाइन होते हैं जिन्होंने नोट्स लिए थे। तो अगर वो कोई है नहीं पाया है तो हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दे, हमें उसे नोट्स वाले कोर्स में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम वाले में। तो आप जल्दी से नोट्स परचेस कर लो, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो नोट्स ले लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको कराएंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है स्मृति की विशेषताएं लिखिए। तो स्मृति की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी। तो स्मृति की 2 विशेषताएं, सबसे पहली जो है वो अनुभवों का संग्रह। क्या है? अनुभवों का संग्रह देखेंगे तो स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा हम पूर्व के अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं और आवश्यकता पढ़ने पर उन्हें पुनः याद करते हैं। यानी कि पूर्व के अनुभवों की बात करें, जैसे आपने कोई चीज़ पहले याद की होगी, आपने पहले कुछ पढ़ा होगा या आपके साथ पहले कोई घटना हुई होगी, तो उसे आप स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे? अपने मस्तिष्क में, ठीक है, संग्रहित करते हैं। और आवश्यकता पढ़ने पर आप, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं कि स्मृति की विशेषता लिखिए। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अभी तो आप इसे याद करोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ी थी, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे अनुभवों का संग्रह बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? स्मृति है, जैसे आपको एग्जाम टाइम पे याद आएगी। यहाँ आप एग्जाम्पल में से लिख सकते हैं, जैसे बचपन में सीखा हुआ पाठ परीक्षा में याद आना, ठीक है। आपने पहले कोई पाठ पढ़ रखा है, वो परीक्षा में आपको याद आ गया तो आप उसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर? दूसरी आपकी विशेषता आ जाएगी पुनः स्मरण की क्षमता। पुनः स्मरण की क्षमता, यानी इसमें क्या होता है? स्मृति में यह क्षमता होती है कि सीखी हुई बातों को भविष्य में दोबारा याद किया जा सके। यह स्मृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि पुनः स्मरण यानी कि दोबारा याद किया जा सकता है, यानी कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसे एग्जाम में आप याद करें और अच्छे से आप एग्जाम लिख पाएँ, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन बना के लिखने, आपको बस समझने हैं क्वेश्चन के आंसर, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है उस पर आपको बना के लिखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 शब्द लिखने होते हैं, 3 नंबर के में आपको 3 नंबर के में 60 शब्द और लगभग 5 नंबर के में 180 या 150 शब्द लिखने होते हैं। तो इतने बड़ा आंसर आप कैसे याद करोगे? इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बना के लिखने। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपको छोड़ना नहीं है। बस अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देना छोड़ दिया तो आपको नंबर कम मिलेगा उसमें, ठीक है। इसलिए आपको एक भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है कहने का मतलब, अगर आप पे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है फिर भी आपको उसमें कुछ ना कुछ बनाकर लिख के आना है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया के कारण लिखिए। तो डिसलेक्सिया के यहाँ पे हम प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला कारण यही है, अनुवांशिक कारण। इसमें क्या होता है? यह समस्या माता पिता से बच्चों में आ सकती है। परिवार में किसी को यह समस्या हो तो बच्चे को भी हो सकती है, यानी आनुवांशिक कारण की ये बात करें, यानी डिसलेक्सिया होता है पढ़ाई से संबंधित, लिखने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे आपके माता पिता में या किसी में, आपके परिवार में किसी भी सदस्य में ये प्रॉब्लम होगी तो आप में भी आ जाएगी, ठीक है। ये होता है आनुवांशिक। नेक्स्ट इसकी जो दूसरा कारण देखेंगे, मस्तिष्क की संरचना, यानी डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के मस्तिष्क का भाषा प्रसंस्करण क्षेत्र अलग तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, जन्म के समय समस्या, यानी जन्म समय से पहले जन्म या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी भी डिसलेक्सिया का कारण बन सकती है। यानी कि
जन्म होना तो 9 महीने में, आप 8 महीने में पैदा हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है। और जन्म होते ही ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी बच्चों को, तो ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा कारण देखें, वातावरणीय कारण भी हो सकता है। गर्भावस्था में माता पिता द्वारा धूम्रपान या शराब या कुपोषण भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है, ठीक है, जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने और वर्तनी में क्या आती है, कठिनाइयाँ होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। आपको इन कारणों को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स परचेज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स में आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, तो आप इन्हें अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। नोट्स पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लास में क्या ज़्यादा टाइम लगता है, आप एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क के अंगों का आपको वर्णन करना है। तो मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख अंग होते हैं, तो तीनों अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये काफ़ी बार पूछे गए, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है मानव मस्तिष्क के अंगों के बारे में। तो सबसे पहला अंग आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम और फोरब्रेन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सोचना, याद करना, निर्णय लेना, भावना, ये सभी इसी में नियंत्रित होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में आते हैं ये सभी। इसके 2 भाग होते हैं, दायां और बायां गोलार्ध, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, दायां और बायां गोलार्ध। नेक्स्ट दूसरा मस्तिष्क देखें, तो दूसरा मस्तिष्क होता है मध्य मस्तिष्क। तो इसमें क्या होता है, यह दृष्टि और श्रवण यानी देखना सुनना से संबंधित कार्य करता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, देखने और सुनने से संबंधित कार्य करता है। यह अग्र और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। अग्र और पश्चिम मस्तिष्क को कौन जोड़ता है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा मस्तिष्क आ जाएगा पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि इसके 3 उपभाग होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के। तो सेरिबेलम पहला यानी शरीर का संतुलन और मांसपेशियां समन्वय करता है, कौन, सेरिबेलम। उसके बाद आपका पॉन्स हो जाएगा यानी नींद और सांस लेने की क्रिया। और उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ये आपका हृदय की धड़कन, सांस लेना, यह जीवन रक्षक का कार्य करता है, ठीक है। ये आपके 3 उपभाग हो जाएंगे पश्चिम मस्तिष्क के। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है नोट्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 2 विशेषताएं लिखिए। जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत है उसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि पहली विशेषता देखेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे समझें, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कुछ कार्य अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति यानी शिक्षक या बड़े की मदद से कार्य कर सकता है। इसी को GPD कहते हैं। GPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट में से GPD बोलते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप। उदाहरण देखें, बच्चा साइकिल चलाना अकेले नहीं सीख पाता है, लेकिन पिता की मदद से सीख लेता है, ठीक है। दूसरा देखें, सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व, यानी कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास समाज और दूसरों के साथ बातचीत से होता है। भाषा और सांस्कृतिक सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वयं का अर्थ लिखिए। स्वयं का अर्थ होता है सेल्फ। स्वयं इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। स्वयं की पहचान स्वयं का अर्थ होता है। यहाँ पे देखें, स्वयं का अर्थ होता है स्वयं की पहचान, अर्थात व्यक्ति की भावना जो उसे यह बताती है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा स्वयं। अब इसके यहाँ पे इसे अच्छे से समझेंगे। स्वयं में व्यक्ति के विचार यानी भावनाएं, विश्वास, मूल्य और आत्म छवि शामिल होती है। यह व्यक्ति को दूसरों से अलग पहचान देता है। स्वयं 2 प्रकार का होता है। स्वयं कैसे प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे, व्यक्तिगत स्वयं यानी अपने बारे में स्वयं की सोच, और सामाजिक स्वयं यानी समाज में अपनी भूमिका की पहचान, ठीक है। सरल शब्दों में समझें, स्वयं यानी अपने आप की समझ और पहचान, ठीक है। आपको ऐसे समझना है, तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आपको समझते हुए याद करना है, ऐसे ही नहीं याद करना है। आप PDF जरूर नोट्स परचेज कर लें, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। PDF नोट्स आपको कम पैसों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो खेल के 2 महत्व लिखने आपको। तो खेल के 2 प्रमुख महत्व यहाँ पे शारीरिक विकास
खेलने से बच्चे का शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, मांसपेशियां विकसित होती हैं, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और बच्चा बीमारियों से दूर रहता है। ठीक है, तो एक तो शारीरिक विकास हो जाएगा, खेल का महत्व हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो, और भी लिख सकते हैं कई सारे, मानसिक एवं सामाजिक विकास। खेल के द्वारा बच्चा सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क सीखता है। खेल से बच्चे की सोचने की शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप नोट्स परचेस कर लें। मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ, जिन बच्चों के पास नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर नहीं हमारा, तो नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, नोट्स परचेज कर लें, नोट्स पढ़ लें आराम से। ठीक है, नोट्स आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स से आपके सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आप उन्हें बना के लिख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, परीक्षा में आने लायक हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको इनसे रिलेटेड मिलेंगे, तब भी आप लिख के आ पाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्लास को लाइक करो। भाई आपने लाइक नहीं किया, लाइक बहुत कम आ रही है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आगे की और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले तत्व आपको लिखने हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है अभ्यास, यानी बार बार दोहराने से याददाश्त कैसी होती है, मजबूत होती है। यानी आप बार बार इसे पढ़ोगे तो आपकी जो अभ्यास करोगे तो आपकी याददाश्त क्या होगी, मजबूत होगी। आपको जो भी चीज़ें यानी कि ये क्लासेस नोट्स वगैरह ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। ज़्यादातर आप पढ़ेंगे, इन्हें अभ्यास करेंगे, 2-3 बार क्लास देखेंगे, 2-3 बार आप PDF नोट्स पढ़ते हैं तो। ठीक है, दूसरा आपका रुचि और ध्यान, जिस विषय में रुचि हो वह जल्दी याद होती है। ठीक है, स्वास्थ्य, अच्छी नींद और स्वास्थ्य शरीर से स्मृति बेहतर होती है। अच्छी नींद और स्वस्थ से शरीर से स्मृति कैसी होती है, बेहतर होती है। यानी आप नींद भरपूर ले रहे हैं, अच्छे तरीके से खान पीन आपकी, तो आपका स्वास्थ्य और आपकी स्मृति कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी। ठीक है, अगर आप एक दिन नहीं सोते हैं तो आपको पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छी नींद लें तो आपको जल्दी याद होगा, आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी रहेगी, स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मानसिक तनाव, यानी कि अधिक चिंता और तनाव से याददाश्त कैसी होती है, कमज़ोर होती है। आयु, यानी बच्चों की याददाश्त बड़ों से अधिक तीव्र होती है। सीखने की विधि, सही विधि से सीखा हुआ अधिक समय तक याद रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सीखते हैं, सरल शब्दों में सीखते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हमारा मानना यह है कि वैसे तो हम आपके लिए बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं ईजी लैंग्वेज में, तो फिर भी आप प्रयास करें अच्छे से समझने का और सीखने का। ठीक है, नोट्स आपको स्वयं आप सेल्फ स्टडी हमेशा काम आती है। सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप इन नोट्स को पढ़ती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ स्टडी आपको अच्छे से याद रह जाएगी, क्योंकि नोट्स हमने इजी लैंग्वेज में रखे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, आप सारे नोट्स पढ़ सकते हो। क्लास में थोड़ा समय भी लगता है, क्लास को आप 1 बार 2 बार देख सकते हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जल्दी याद आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम के नियम लिखिए। तो अधिगम यानी थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम यहाँ पे देखेंगे, तो अधिगम यानी सीखना होता है। ठीक है, अधिगम यानी सीखना, तो यहाँ पे मुख्य नियम देखेंगे। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी कि जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तभी वह सही तरीके से सीख पाता है। या उदाहरण के तौर पर देखें, भूखे बच्चे को पढ़ाना कठिन होता है। ठीक है, वो अभी तैयार नहीं है तो कैसे सीखेगा। उसके बाद अभ्यास का नियम, यानी कि जो बात बार बार दोहराई जाती है वह याद रह जाती है। अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे, 1-2 बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे। प्रभाव का नियम, यानी यदि सीखने के बाद संतुष्टि मिले तो सीखना स्थायी होता है। पुरस्कार से सीखना बढ़ता है और दंड से घटता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। सहायक नियम में लिख सकते हैं बहुप्रतिक्रिया नियम, यानी कि समस्या सुलझाने के लिए कई प्रयास करना। आत्मीकरण का नियम, यानी कि नई बात को पुरानी जानकारी से जोड़ना। ठीक है, ये आपका आत्मीकरण का नियम हो जाएगा। तो आप इनको आराम से पढ़ें, समझें। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संप्रत्यय के प्रकार लिखिए। संप्रत्यय के प्रकार लिखने, पहला प्रकार आपका मूर्त संप्रत्यय, यानी कि जिन्हें हम देख और छू सकते हैं वो कौन से हो जाएंगे, मूर्त संप्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कुर्सी, पेड़, गाय आदि, जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, अमूर्त
अमूर्त संप्रत्यय जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे प्रेम, न्याय, ईमानदारी। क्या प्रेम को आप देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? नहीं देख सकते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुर्सी, टेबल, बुक्स वगैरह आप इन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये मूर्त हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें महसूस के साथ साथ महसूस नहीं कर सकते, देख सकते हैं। आपको पता है, आप बुक को उठा सकते हो। अभी आप फ़ोन को क्लास देख रहे हैं तो फ़ोन को ले सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तीसरा प्रकार देखें संप्रत्यय का, संयोजी संप्रत्यय। कौन सा प्रकार है ये? संयोजी संप्रत्यय, यानी कि जिसमें एक से अधिक गुण एक साथ हों, जैसे आम, पीला, मीठा प्लस फल। यानी कि ये 3 गुण है इसमें। आम के अंदर 3 गुण है। आपको आम कैसा होता है? पीला होता है, मीठा भी होता है और फल भी है। ठीक है, एक से अधिक गुण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजी संप्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा देखें वियोजी संप्रत्यय। वियोजी संप्रत्यय जिसमें कोई एक गुण होना जरूरी हो, यानी कि नागरिक है तो यह तो जन्म से या विवाह से। ठीक है, नागरिक है या तो जन्म से या विवाह से। वियोजी संप्रत्यय में कोई एक गुण होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर आपका संबंधात्मक संप्रत्यय, यानी कि 2 वस्तुओं के बीच संबंध आधारित, यानी बड़ा या छोटा या ऊपर या नीचे, दो वस्तुओं के बीच संबंध स्पष्ट करता है, उसे संबंधात्मक संप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करना, यानी ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या है देखें, यहाँ पे बच्चा क्रियाओं के द्वारा सीखता है, वह वस्तुओं को छूकर पकड़कर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरी आपकी प्रत्यात्मक अवस्था, यानी कि प्रतिमात्मक व्यवस्था में 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चा चित्रों और मानसिक छवियों के माध्यम से सीखता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें ये 7 वर्ष के बाद की होती है। इसमें बच्चा भाषा, संज्ञा और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद अन्य इसकी विशेषताएं यहाँ पे देख सकते हैं आप। ब्रूनर ने खोज विधि पर जोर दिया, बच्चा स्वयं खोजकर सीखे। उन्होंने सर्पिल पाठ्यक्रम, यानी कि सर्पिल पाठ्यक्रम का विचार दिया, एक ही विषय को बार बार नई गहराई से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण के 3 महत्व लिखिए। तो संप्रेषण के 3 महत्व आपको लिखने हैं। तो ज्ञान का आदान प्रदान करना, एक तो ये होता है संप्रेषण का महत्व, यानी संप्रेषण के द्वारा शिक्षक अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचाता है। इससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप सामाजिक संबंधों का निर्माण, यानी कि संप्रेषण से लोग एक दूसरे को समझते हैं, जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र में क्या आती है? एकता बनती है। समस्या समाधान, यानी अच्छे संप्रेषण से गलतफहमियां दूर होती हैं और समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाल्यकाल में होने वाले भाषा विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाल्यकाल में होने वाले भाषा विकास की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो बाल्यकाल में भाषा विकास की विशेषताएं, पहला तो रोने से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, रोने से प्रारंभ, यानी कि आप यहाँ पे समझेंगे जन्म के समय बच्चा रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, यही भाषा का पहला रूप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बलबलाना, यानी 6 माह का बच्चा क्या करता है? बलबलाना, यानी कि बच्चा माँ, दादा जैसी आवाज़ें निकालने लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका एकल शब्द, जब बच्चा 1 वर्ष का आता है तो एकल शब्द बोलने लगता है, जैसे बच्चा 1 शब्दों में बोलने लगता है, जैसे पानी, माँ। ठीक है, आदि। फिर उसके बाद 2 शब्दों का प्रयोग करता है, यानी 2 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तब माँ, आओ, पानी, दो, ऐसे छोटे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा 3 से 5 वर्ष का होता है तो वाक्य निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा पूरे वाक्यों में बोलने लगता है और शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है। फिर उसके बाद अनुकरण का महत्व यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बच्चा दूसरों को सुनकर और देखकर भाषा सीखता है। परिवार का वातावरण भाषा विकास में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेल एवं खेल कूद के सामान्य नियम लिखिए। ये क्वेश्चन भाई पहले भी आ चुके हैं तो इम्पोर्टेंट है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझते हुए। तो खेल एवं
खेल एवं खेलकूद के सामान्य नियम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अनुशासन, यानी खेल के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। खेल के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद निष्पक्षता, यानी कि फेयर प्ले, यानी कि खेल में धोखा या बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद टीम भावना, साथ ही खिलाड़ियों के साथ सहयोग और मिलकर खेलना जरूरी है। अंपायर यानी रेफरी का सम्मान, एम्पायर यानी कि रेफरी का सम्मान करना चाहिए। निर्णायक के निर्णय को मानना चाहिए, ठीक है। जो एम्पायर होता है या रेफरी होता है उसका सम्मान करना चाहिए, जैसे वो बोलता है उसे मानना चाहिए। उसके बाद समय का पालन करना चाहिए, यानी निर्धारित समय पर खेलना शुरू और बंद करना चाहिए। हार जीत को शेर स्वीकारना चाहिए, यानी जीत पर घमंड ना करें और हार पर निराश ना हो। खेल मैदान के नियमों का पालन करना चाहिए, सीमा रेखा और अन्य नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं आराम से पॉइंट को। एक खेल एवं खेलकूद के सामान्य नियम है, जो पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनको इम्पोर्टेंट है, आप इनको अभ्यास यानी इनको पढ़कर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आएगा तब भी आप लिख पाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप नोट्स परचेज कर लो। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। नोट्स लें, नंबर नोट कर ले 72 40 28 72 81। देखो आप नोट्स सारी सब्जेक्ट के आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आप नोट्स आराम से एक साथ पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो आप नोट्स परचेज कर लें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मनियंत्रण की विशेषताओं को समझाइए, यानी आत्मनियंत्रण की विशेषताएं आपको लिखनी है, यानी सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे देखें पहली जो विशेषता है वो देखेंगे आवेगों पर नियंत्रण देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति क्रोध, लोभ और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित रख सकता है, ठीक है। जैसे गुस्से में भी शांत रहना, ये होता है आवेगों पर नियंत्रण, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से देखें, समझें। दीर्घकालिक सोच यानी ऐसा व्यक्ति तुरंत सुख के बजाय भविष्य के लाभ के बारे में सोचता है, जैसे खेलने की इच्छा को रोककर पहले पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये क्या होता है दीर्घकालिक सोच, आप आगे की सोच रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट यानी लक्ष्य पर केंद्रित यानी आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है और मेहनत जारी रखता है। जैसे मैं आपको अभी आपका ये एग्जांपल दूं, आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे परसेंटेज 90+ बनानी है डीएलएड में, ठीक है। तो मुझे फ़ोन नहीं चलाना है, फालतू रील्स वगैरह कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ क्लासेस देखनी है और नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, सभी नोट्स को मुझे पढ़ना है। आपने एक लक्ष्य बना लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपकी 90% परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जिम्मेदारी की भावना, ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है और दूसरों पर दोष नहीं डालता है, ठीक है। हाँ मुझे अभी पढ़ना है तो पढ़ना ही है, आप अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नैतिक व्यवहार, आत्मनियंत्रण से व्यक्ति सही और गलत में अंतर करके सही कार्य करता है। उसके बाद मानसिक संतुलन, यानी आत्मनियंत्रण से व्यक्ति तनाव में भी शांत और संतुलित रहता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट अच्छे से। नोट्स जरूर परचेस कर लेना भैया, तभी आप इन्हें कर पाएंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो स्मृति की आपको परिभाषा लिखनी है, खासकर आप ज़्यादा ये सोचें कि एक मनोवैज्ञानिक द्वारा परिभाषा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको वुडवर्थ के अनुसार, अगर आप पे नहीं आती तो फिर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो वुडवर्थ के अनुसार यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप देखेंगे स्मृति की परिभाषा। तो यहाँ पे लिखी हुई है स्मृति पूर्व अनुभवों का वर्तमान में उपयोग करने की एक शक्ति है, ठीक है। स्मृति पूर्व अनुभवों का वर्तमान में उपयोग करने की शक्ति है, क्लियर। जैसे स्मृति यानी मेमोरी, आपको जो चीज़ें याद हैं, यानी अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप ये आपका पूर्व अनुभव हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आप यही याद करेंगे कि मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो आप लिख पाएंगे। तो ये क्या है, स्मृति क्या है, पूर्व अनुभवों का वर्तमान में, जब आप एग्जाम में बैठेंगे वर्तमान में, तो ऐसे कि स्मृति से अकॉर्डिंग मेमोरी बोलते हैं। अभी मैं आपसे बोलूँगा आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है, स्टोरेज है, तो आप क्या करेंगे, आपको अचानक ध्यान आए, क्योंकि जब आपने फ़ोन खरीदा था तब आपने चेक किया था कि मेरा फ़ोन 64 GB मेमोरी का है या 128 GB की मेमोरी का है। तो यही है, बस समझ आ गया आपको। पूर्व अनुभवों का वर्तमान में उपयोग करने की शक्ति को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, ठीक है। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं और इसे सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में।
जैसे स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी हुई बातों को याद रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद करते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप इन्हीं को तो याद करोगे, आवश्यकता पड़ेगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए इन उत्तरों की, इन प्रश्नों की, तो आप यही तो याद करोगे, बस यही है। ठीक है, उदाहरण यानी कि परीक्षा में पहले पढ़ा हुआ उत्तर याद आना, यही स्मृति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम से क्या आशय है। अधिगम से क्या आशय आपको बताएं तो अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों के आधार पर स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे गेट्स के अनुसार यानी कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। आप जितना सीखोगे उतना आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अधिगम की मुख्य बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यह एक सतत प्रक्रिया। अधिगम यानी सीखना क्या है, एक सतत प्रक्रिया जो जीवन भर चलती रहती है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अभ्यास और अनुभव जरूरी होता है। आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, और अनुभव भी मिलता है इससे। यह व्यवहार में स्थायी बदलाव लाता है। यह जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे उदाहरण देखें, साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना लिखना सीखना, यह सब अधिगम ही है। ठीक है, आप जो भी सीखते हैं वो सब क्या है, अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निर्माणवाद के मध्य मान्यता क्या है। निर्माणवाद की मध्य मान्यता क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो निर्माणवाद की मुख्य मान्यता देखें यहाँ पे, तो निर्माणवाद की मध्य यानी कि केंद्रीय मान्यता यही है कि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चा स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर को समझना है। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, वह निष्क्रिय नहीं होता है। बच्चा अपने पुराने ज्ञान से नई जानकारियों को जोड़ता है। सीखना एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। पियाजे और वाइगोत्स्की की इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पीडीएफ परचेस कर लो, नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यही कहूँगा आपसे, क्योंकि आप फिर बाद में पछताओगे। क्योंकि आप क्लासेस से सारे नोट्स यानी कि पूरे नोट्स को नहीं कवर कर पाओगे सभी सब्जेक्ट को, लेकिन आप पीडीएफ से सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे। ठीक है, जब तक ये क्लास देखोगे तब तक आप 2-3 बार इस पीडीएफ को पढ़ चुके होंगे। तो आप पीडीएफ परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नंबर नोट करें 72 40 28 72 81। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर लो एक साथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर लो। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के कितने सोपान होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के कितने सोपान होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूचना संप्रेषण उपागम के सोपान यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, इसे बोलते हैं सूचना संप्रेषण उपागम। तो यहाँ पे देखते हैं सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना में 3 प्रमुख सोपान होते हैं, 3 सोपान या 3 चरण होते हैं। तो पहला होता है संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति यानी बाहर से आई जानकारी पहले इंद्रियों यानी आँख कान द्वारा ग्रहण होती है। यह बहुत कम समय यानी 1 से 2 सेकंड के लिए होती है। बाहर से आई जानकारी पहले इंद्रियों में जाती है। कैसे, संवेदी स्मृति में क्या है, इंद्रिय यानी कान और आँख, ठीक है, द्वारा ग्रहण होती है। कान और आँख द्वारा ग्रहण होती है, यानी कानों से आप सुनते हैं, आँखों से देखते हैं। ठीक है, यह बहुत कम समय यानी 1-2 सेकंड के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी अल्पकालीन स्मृति होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं जिसे। STM का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1 नंबर में या आवास आधा में ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है। तो चुनी हुई जानकारी थोड़े समय यानी 15 से 30 सेकंड के लिए मस्तिष्क में रहती है, इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ पे देखेंगे बार बार दोहराने से जानकारी स्थायी रूप से मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती है, उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। इसके कुल 3 सोपान हैं जो आपको बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो खेल की आपको विशेषताएं लिखनी, तो खेल की 2 विशेषताएं, पहला स्वैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया देखेंगे पहली विशेषता, यानी खेल बच्चे की अपनी इच्छा से होती है। खेल बच्चे की अपनी इच्छा से होती है, इसमें किसी का दबाव
नहीं होता है या बच्चा खुशी से खेलता है। ठीक है, स्वैच्छिक खेल यानी आप अपनी मर्जी से खेलते हैं, इसमें किसी को कोई दबाव नहीं रहता है। आनंददायक यानी खेल में बच्चे को आनंद और मनोरंजन मिलता है। खेल बच्चे को थकान नहीं देता है बल्कि उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं खेल की विशेषताएं। बस आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र का एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको, चाहे वो आप पे आए या ना आए, आपको फिर भी लिख के आना है। ठीक है, नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप नोट्स पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नोट्स से देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड भी मिलेंगे, तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रश्न से रिलेटेड जो भी आप पे आए वो सब आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंबोध की कोई एक परिभाषा अथवा आत्म पहचान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। स्वयंबोध की कोई एक परिभाषा अथवा आत्म पहचान की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो स्वयंबोध की यहाँ पे परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। तो स्वयंबोध की परिभाषा, स्वयंबोध होता क्या है। ठीक है, स्वयंबोध व्यक्ति की वह मानसिक छवि है जो वह अपने बारे में रखता है, अर्थात मैं कौन हूँ इसकी समझ। ठीक है, स्वयंबोध क्या होता है। स्वयंबोध व्यक्ति की वह मानसिक छवि है जो अपने बारे में रखता है, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसे क्या हूँ, आप जो अपने बारे में समझते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, स्वयंबोध बोलते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आत्म पहचान की दो विशेषताएं। आत्म पहचान की दो विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे। अनूठापन, पहली विशेषता यहाँ पे क्या है, अनूठापन। अनूठापन में क्या है यहाँ पे देखें। उसके बाद निरंतरता है। तो यहाँ पे दो विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो पहली है अनूठापन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्म पहचान अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्म पहचान कैसी होती है, अलग होती है। उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार उसे दूसरे से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका निरंतरता, यानी आत्म पहचान समय के साथ बदलती नहीं है। व्यक्ति कल भी वही था, आज भी वही है, यह भावना बनी रहती है। ठीक है, व्यक्ति यानी कि आत्म पहचान है वो समय के साथ नहीं बदलती है। व्यक्ति कल था वही आज है और आगे भी वही है। ठीक है, वही भावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लास को लाइक करो भाई यार, लाइक नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, लाइक तो करो कम से कम। अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अधिगम की विशेषताओं का वर्णन यानी अधिगम की विशेषताओं का वर्णन देखें। सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी अधिगम सभी जीवों में होता है। अधिगम क्या होता है, सभी जीवों में होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। अधिगम यानी सीखना, सभी सीखते हैं, सभी जीव सीखते हैं। ठीक है, उसका दूसरा देखें यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में क्या आता है, स्थायी बदलाव आता है, यानी आप जितना सीखते जाओगे उतना आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। तीसरा देखेंगे अनुभव पर आधारित, यानी अधिगम अनुभव और अभ्यास से होता है। अधिगम किससे होता है, अनुभव और अभ्यास से होता है। फिर उसके बाद चौथा देखेंगे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी सीखना जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्यपूर्ण, अधिगम और सीखना एक ही चीज़ होता है। ठीक है, अधिगम कह लो या सीखना कह लो एक ही बात है। उद्देश्यपूर्ण यानी अधिगम किसी लक्ष्य को पाने के लिए होता है। अभी आप सीख रहे हैं तो आपका एक लक्ष्य है मैं डीएलएड में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। ठीक है, अनुकूलन यानी कि अधिगम से व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ढलना सीखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्त और अमूर्त चिंतन में 3 अंतर आपको लिखने। ठीक है, मूर्त और अमूर्त चिंतन में आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो पहले अंतर देखेंगे विषय के आधार पर। ठीक है, विषय के आधार पर दोनों में अंतर देखेंगे। इसमें 3 अंतर लिखने हैं। तो पहले विषय के आधार पर, तो मूर्त चिंतन में वास्तविक वस्तुओं के बारे में सोचा जाता है। मूर्त चिंतन होता है उसमें वास्तविक वस्तुओं के बारे में सोचा जाता है जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, जबकि अमूर्त चिंतन में काल्पनिक और अदृश्य विचारों के बारे में सोचा जाता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो आपके काल्पनिक हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना समझ गए आप। तो विषय के आधार पर आप देख सकते हैं किसी की चीज़ के बारे में, आपको जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो मूर्त चिंतन हो जाएगा। चिंतन यानी कि सोचना। ठीक है,
चिंतन यानी कि सोचना होता है, ठीक है। और मूर्त मूर्त अमूर्त का मतलब आपको पता है, मूर्त वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त चिंतन क्या हो जाएगा, किसी विषय को आप जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं तो मूर्त चिंतन हो जाएगा। और अमूर्त चिंतन वो हो जाएगा जिसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक सोच रहे हैं आप उसकी काल्पनिक चीज़ों के बारे में, अदृश्य चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं। तो उसे जैसे आप सपने में कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, काल्पनिक सोच रहे हैं कि आज मैं टीचर हो जाता, अगर मैं अच्छे पढ़ूंगा टीचर हो जाएंगे, तो आप जिस सोच रहे हैं काल्पनिक सोच आपकी, ठीक है, किसी विषय के आधार में। तो आप देखें आयु के आधार पर देखेंगे, आयु के आधार पर यानी मूर्त चिंतन छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है जबकि अमूर्त चिंतन बड़े और परिपक्व व्यक्तियों में होता है, ठीक है। मूर्त चिंतन के बारे में छोटे बच्चे अधिक सोचते हैं और जबकि जो अमूर्त चिंतन होता है उसमें बड़े यानी परिपक्व व्यक्ति सोचते हैं, ठीक है। उदाहरण के आधार पर देखें, मूर्त चिंतन का उदाहरण है ये आम मीठा है, जबकि अमूर्त चिंतन का उदाहरण है न्याय और सत्य क्या होता है, ठीक है। आम ये मीठा यानी कि आप इसे खा सकते हैं, खा के चेक किया है आपने इसे, तो ये अमूर्त चिंतन हो जाएगा। आम को आप देख सकते हैं, खा सकते हैं, छू सकते हैं, तभी तो आपने बताया कि ये मीठा है। जबकि जो अमूर्त चिंतन है इसमें आप न्याय को आप क्या देख नहीं सकते, ना झूठ ना सत्य क्या आप इसे देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ एवं विशेषताएं आपको लिखनी है। तो मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ है व्यक्ति के अवांछित यानी कि बुरे व्यवहार को बदलकर अच्छे व्यवहार में परिवर्तन करना। मानव व्यवहार रूपांतरण क्या है, मानव यानी कि मानव व्यवहार आपके जो व्यवहार है, ठीक है, आप समझिएगा, पहले मैं आपकी भाषा में समझाऊँ। आपके अंदर जो व्यवहार यानी बुरी चीज़ें आप उन्हें अच्छी चीज़ों में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं आप उन्हें। आपका जो भी व्यवहार है आप उसे बदल लेते हैं नई चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मानव व्यवहार रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, इसकी विशेषताएँ देखेंगे, यहाँ पे विशेषताएँ लिखी गई हैं। उद्देश्यपूर्ण यानी कि यह किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए किया जाता है। आप अपने आप को कब बदलते हैं अपने व्यवहार में, जब आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक विधि यानी इसमें पुरस्कार और दंड जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग होता है। उसके बाद व्यक्तिगत यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है, ठीक है। और देखें इसकी विशेषताएं, मापन योग्य यानी व्यवहार में आए बदलाव को देखा और मापा जा सकता है। सकारात्मक परिवर्तन यानी इसका उद्देश्य हमेशा व्यक्ति और समाज का भला करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर आपको बताना है, ठीक है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है। आपको दोनों में अंतर बताना है। अल्पकालीन बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घकालीन बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो समय के आधार पर यहाँ पे देखेंगे, समय के आधार पर अंतर देखेंगे दोनों में। अल्पकालीन स्मृति केवल 15 से 30 सेकंड तक रहती है जबकि दीर्घकालीन स्मृति जीवन भर याद रहती है, ठीक है। उसके बाद क्षमता के आधार पर यानी अल्पकालीन स्मृति में सीमित जानकारी रहती है जबकि दीर्घकालीन स्मृति में असीमित जानकारी रहती है, ठीक है। असीमित यानी कि बहुत सारी जानकारी आपको पता भी नहीं है कि इतनी सारी जानकारी आप उसे गिन नहीं सकते हैं, असीमित, ठीक है। इतनी जानकारी रहती है आपको, वो कम में किस में रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, ठीक है। उसके बाद देखें स्थायित्व के आधार पर देखें तो अल्पकालीन स्मृति अस्थायी होती है जबकि दीर्घकालीन स्मृति कैसी होती है, स्थायी होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्पकालीन में यानी फ़ोन नंबर सुनकर भूल जाना, ये आपका अल्पकालीन हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। और दीर्घकालीन यानी बचपन का पढ़ा आज भी आपको याद है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालीन हो जाएगी, ठीक है, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांडुरा के प्रतिरूपों के तादात्म्यीकरण सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो बांडुरा के अनुसार यानी कि बच्चा दूसरों
को देखकर और उनका अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। कौन कह रहा है? ये बांडूरा कह रहा है। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पे देखेंगे, यानी प्रतिरूप यानी कि मॉडल, यानी बच्चा अपने आसपास के लोगों यानी माता पिता, शिक्षक, मित्र आदि को देखकर अपने उनके जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, ये प्रतिरूप हो जाएगा। मॉडल अवलोकन अधिगम यानी कि बच्चा बिना स्वयं किए केवल देखकर ही सीख सकता है, इसमें हो जाएगा अवलोकन में। उसके बाद तादात्म्यीकरण यानी बच्चा जिस व्यक्ति को पसंद करता है उससे खुद को जोड़ता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। जैसे आपको कोई टीचर पसंद आ गया तो आप उसकी तरह ही बनने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग अनुसार लिखना है, बस आपको समझना है। पुरस्कार, दंड यानी यदि मॉडल को अच्छा परिणाम मिलता है तो बच्चा वैसा ही करता है। उदाहरण देखें, बच्चा अपने माता पिता को नमस्ते करते देखकर स्वयं भी नमस्ते करना सीख सकता है। ठीक है, सीखता है। आप अपने परिवार में देखना, आपके परिवार का जैसा माहौल होगा आप भी वैसे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोम्स्की, ये चोम्स्की है। चोम्स्की के भाषाई विकास संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। चोम्स्की के भाषाई संबंधी विकास का जो भाषाई विकास संबंधी दृष्टिकोण है उसका उल्लेख करना है। तो चोम्स्की का भाषाई विकास सिद्धांत चोम्स्की के अनुसार देखेंगे यहाँ पे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हर बच्चा भाषा सीखने की शक्ति लेकर पैदा होता है। उन्होंने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD कहा है, LAD कहा है। ठीक है, अब इसकी जो मुख्य बातें वो यहाँ पे देखेंगे हम, कौन कौन सी मुख्य बातें चोम्स्की के अनुसार। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा बिना सिखाए भी व्याकरण के नियम सीख लेता है। सभी विषयों में कुछ सार्वभौमिक नियम होते हैं। वातावरण केवल सहायक है, मुख्य क्षमता तो जन्मजात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 5 बाह्य खेलों के नाम एवं किसी एक खेल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 5 बाह्य खेलों के नाम यहाँ पे देखेंगे जो बाहर खेले जाते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, ये बाह्य खेल हैं 5। अब इनमें से एक का विवरण देखें यहाँ पे, संक्षिप्त वर्णन, यानी कि इसमें से कबड्डी का संक्षिप्त वर्णन देखें। आप किसी का भी कर सकते हैं जो आप पे आए। एग्जाम में पूछे तो खिलाड़ी की बात करें तो 2 टीमें होती हैं, इसमें प्रत्येक में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी के अंदर मैदान की बात करें तो आयताकार मैदान जो 2 भागों में क्या होता है, बटा होता है। नियम की बात करें तो एक खिलाड़ी रेडर बनकर विपक्षी टीम के क्षेत्रों में जाता है और कबड्डी बोलते हुए खिलाड़ियों को छूकर वापस आता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल सामान्य सी बातें, आपको खेलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लिख लेता है, पूछ लेता है क्वेश्चन तो आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो अधिक से अधिक विपक्षी खिलाड़ियों को आउट करना होता है मेन उद्देश्य। तो इसका महत्व की बात करें, यह भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी और शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल संगठन के प्रमुख नियम लिखिए। तो खेल संगठन के आपको प्रमुख नियम लिखने हैं, यानी खेल संगठन के प्रमुख नियम देखेंगे तो नियमों का पालन। सबसे पहले क्या है, नियमों का पालन, यानी सभी खिलाड़ियों को खेल के निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अनुशासन यानी कि खेल के दौरान अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। निष्पक्षता यानी कि खेल में बेईमानी, धोखा या पक्षपात नहीं होना चाहिए। एम्पायर का सम्मान यानी कि निर्णायक, रेफरी बोलते हैं उसे या एम्पायर बोलते हैं, का निर्णय सभी को मानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीम भावना यानी सभी खिलाड़ियों को मिलकर सहयोग से खेलना चाहिए। समय का पालन यानी कि खेल निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त होना चाहिए। उसके बाद हार जीत की स्वीकृति होनी चाहिए, यानी जीत पर घमंड नहीं होना चाहिए और हार पर निराशा नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जीत जाते हैं तो उन्हें घमंड हो जाता है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, खेल है ये, इसके 2 पहलू होते हैं, कोई हारता है तो कोई जीतता है। ठीक है, तो खेल भावना बनाए रखें। ठीक है, खेल में हार जाए तो निराश नहीं होना है और जीत जाए तो घमंड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें
खिलाड़ियों की सुरक्षा, यानी कि खेल में चोट से बचाव के नियमों का पालन भी होना चाहिए, ठीक है। इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्करण के प्रभाव लिखिए। तो बहिष्करण यानी बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या होता है? बहिष्करण के प्रभाव यहाँ पे देखेंगे। बॉयकॉट तो सबसे पहला मानसिक प्रभाव रहता है इसमें। जिस व्यक्ति को समूह से बाहर किया जाता है या बॉयकॉट किया जाता है वो अकेलापन, दुख और तनाव क्या करता है? महसूस करता है, ठीक है। उसके बाद आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। बहिष्कृत व्यक्ति का आत्मविश्वास क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं सामाजिक अलगाव, यानी कि वह समाज से कट जाता है और उसके संबंध टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखें व्यवहार में बदलाव, यानी व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्सैल या उदास हो सकता है। तो आप नोट्स परचेस कर लें, PDF नोट्स पढ़ लें, आपको ज़्यादा सही रहेगा। नोट्स के लिए आप नंबर नोट कर लें, जो भी बच्चा लेना चाहता है 72 40 28 72 81, ठीक है। तो आप ये नंबर देख रहे हैं 72 40 28 72 81। आप नोट्स परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है? अभी कराए थे हम अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये 1 नंबर में पूछ लेता है। तो अल्पकालिक स्मृति क्या होती है? तो अल्पकालिक स्मृति वह स्मृति है जिसमें जानकारी थोड़े समय तक याद रहती है, ठीक है। अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, थोड़े समय तक याद रहती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्पकालीन स्मृति बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं इसके, देखें समझेंगे। इसमें सीमित जानकारी ही रखी जाती है, यानी थोड़ी बहुत जानकारी जो सीमित है वही रखी जाती है। अभ्यास ना हो तो जानकारी भूल जाते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें, किसी का फ़ोन नंबर एक बार सुनकर तुरंत डायल करना, लेकिन बाद में क्या है? उसे भूल जाना, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप किसी के लिए फ़ोन लगाते हैं तो आपको कोई नंबर बोलता है कि ये नंबर है, फिर उसके बाद आप उसे डायल कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खो खो खेल के 4 नियम बताइए। तो खो खो खेल के 4 नियम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हर एक खेल के कुछ ना कुछ आपको नियम भी जानकारी होनी चाहिए। तो खिलाड़ी की बात करें तो 2 टीमें होती हैं, इसमें प्रत्येक में 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में, ठीक है। बैठने का तरीका, यानी एक टीम के 8 खिलाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठते हैं, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे खो देना, यानी बैठा खिलाड़ी पीठ से छूते हुए खो खेकर ही उठ सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नियम देखें सीमा का पालन, यानी धावक रनर सीमा रेखा के बाहर नहीं जा सकता है, वरना वह आउट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? मोरलिटी का अर्थ आपको बताना है, मोरलिटी का अर्थ बताना, ठीक है। मोरलिटी क्या है? नैतिकता क्या है? तो नैतिकता वह गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत में अंतर करके सही आचरण करता है, ठीक है। नैतिकता क्या है? सही और गलत का अंतर आप समझ सकते हैं और उसका सही निर्णय आचरण कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, वही क्या आपकी नैतिकता है। दूसरा पॉइंट देगा, यह व्यक्ति को ईमानदारी, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलाती है। नैतिकता समाज में अच्छे संबंध और शांति बनाए रखती है, ठीक है। उदाहरण पे देखें यहाँ झूठ ना बोलना, चोरी ना करना नैतिक व्यवहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्मृति के कोई 2 सामान्य कारण लिखने हैं, ठीक है। विस्मृति के कोई 2 सामान्य कारण लिखेंगे। विस्मृति के 2 कारण यहाँ पे देखेंगे। अभ्यास की कमी रहती है, जो बात बार बार नहीं दोहराई जाती हुए भूल जाती है, ठीक है। उसके बाद मानसिक तनाव देखें। अधिक चिंता और तनाव के कारण याददाश्त क्या हो जाती है? कमज़ोर होती हैं और बातें भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें अधिगम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम यानी कि लर्निंग की अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है, सीखने की अवधारणा, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ यानी अनुभवों के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में आपके में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, यानी सीखना कहते हैं। यह एक सतत और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में होता है, ठीक है। अनुभव, सीखना, अभ्यास, अनुभव और वातावरण, ये तीनों अधिगम में सहायक होते हैं, ठीक है। अभ्यास, अनुभव और वातावरण।
उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण देखें, साइकिल चलाना, खाना बनाना सब अधिगम है। ठीक है, जो कुछ भी आप सीखते हैं वो सीखना है, अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन से आप क्या समझते हैं। चिंतन यानी कि थिंकिंग या सोचना से आप क्या समझते हैं। आप जो भी कुछ सोचते हैं उससे आप क्या समझ रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चिंतन यानी थिंकिंग का अर्थ समझेंगे। यहाँ पे चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के बारे में सोचकर विचार करके समाधान निकालता है। ठीक है, यह मस्तिष्क की एक उच्चतम क्रिया है। चिंतन में कल्पना, तर्क और स्मृति तीनों की भूमिका होती है। उदाहरण देखें, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाऊं, यह एक सोचना चिंतन है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हैं यार मैं परीक्षा में कैसे पास होऊंगा, तो आप जो सोच रहे हैं ये चिंतन ही, तो आप जो चिंतन कर रहे हैं मुझे डर लग रहा है मैं कैसे पास होऊंगा, तो इस चीज़ आप क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तर्क का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको तर्क का अर्थ स्पष्ट करना है, तर्क क्या होती है। ठीक है, तर्क यानी कि लॉजिक, रीजनिंग का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो तर्क वह मानसिक शक्ति है जिसमें व्यक्ति कारण और परिणाम के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्क दो प्रकार के होते हैं। तर्क कितने प्रकार के होते हैं? तर्क दो प्रकार के होते हैं। तो आगमनात्मक यानी कि विशेष से सामान्य की ओर, और निगमनात्मक यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, सामान्य से विशेष निगमनात्मक होता है और आगमनात्मक होता है विशेष से सामान्य। तर्क से सही गलत का निर्णय होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है इसलिए राम भी मरणशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। तो कहानी कथन के आपको शैक्षिक उद्देश्य लिखने हैं। यहाँ पे देखेंगे कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य देखेंगे, बच्चों की भाषा और शब्द भंडार का विकास होता है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। ये कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी कहानी से आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलती है, बच्चों में क्या उद्देश्य हैं, वो चीज़ें बच्चे ध्यान से सुनना सीखते हैं इससे, कहानी से। कहानी के माध्यम से कठिन विषय सरलता से समझाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास का क्रम लिखिए। भाषा विकास का क्रम आपको लिखना है। ठीक है, तो भाषा विकास का क्रम यहाँ पे देखेंगे। क्लास को लाइक करो, आपने लाइक नहीं किया है तो यहाँ पे इधर की साइड देखेंगे आयु और भाषा विकास। ठीक है, यानी कि जन्म में क्या होता है, रोना पहली अभिव्यक्ति है, उसके बाद 2 से 6 माह का बच्चा होता है, उसके बाद गुनगुना और आवाज़ें निकालना, 6 से 12 माह में मामा या दादा बोलना आदि बलबलाना। ठीक है, 1 वर्ष में एक शब्द यानी पानी या माँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, एक शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद 2 वर्ष की आयु में 2 शब्द यानी माँ, आओ, पानी लाओ वगैरह ऐसे। उसके बाद 3 से 5 वर्ष के बच्चे में पूरा वाक्य बोलने लगता है, 3 से 5 वर्ष का बच्चा, और 5+ का भाषा में पूर्ण निपुणता आ जाती है। ठीक है, 5 वर्ष प्लस वाले बच्चों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे समूह गतिकी, यानी कि समूह गतिकी का अर्थ जानेंगे यहाँ पे। तो समूह गतिकी वह अध्ययन है जिसमें यह देखा जाता है कि समूह के सदस्य एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और समूह में कैसे व्यवहार होता है। ठीक है, ये क्या होती है, समूह गतिकी होती है। यानी समूह गतिकी का अध्ययन है जिसमें देखा जा सकता है कि समूह के सदस्य, समूह के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और समूह में कैसा व्यवहार होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, समूह गतिकी कहलाती है। तो इसके कुछ पॉइंट भी यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से समझें। इसमें समूह के नियम, नेतृत्व, संचार और सदस्यों के संबंध शामिल होते हैं। ठीक है, संबंध शामिल होते हैं। जैसे कर्ट लेविन को समूह गतिकी का जनक माना जाता है। जो कर्ट लेविन मनोवैज्ञानिक हैं इनको समूह गतिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, जन्मदाता। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखें, क्लास में बच्चों का आपस में मिलकर काम करना, यह समूह गतिकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
डिस्कैलकुलिया का उपचार बताइए। डिस्कैलकुलिया का उपचार आपको बताएं तो डिस्कैलकुलिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्कैलकुलिया का उपचार यहाँ पे देखेंगे। डिस्कैलकुलिया यानी गणित सीखने में कठिनाई। कैलकुलिया लिख के आ रहा है तो आप इतना ही समझें कैलकुलेशन की बात हो रही, तो कैलकुलेशन किस में आता है, गणित में आता है, ठीक है। तो कैलकुलिया यानी गणित सीखने में कठिनाई। तो गणित को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाएं। क्या है, गणित को कैसे सिखाना है, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। दूसरा पॉइंट देखें, दृश्य सामग्री चित्र, ब्लॉग, गिनतारा का प्रयोग करें, ठीक है। और उसके बाद बच्चों को अतिरिक्त समय और अभ्यास दें, विशेष शिक्षक की मदद लें, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उसकी गलतियों पर डांटें नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखें कंप्यूटर और तकनीकी की सहायता से सिखाएं, ठीक है, तभी बच्चे सीख पाएंगे गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार लिखिए। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार आपको लिखने, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि जो सीखना होता है, आपने जो सीखा है उसे आप दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किन प्रकारों से, तो वो आपको लिखने, ठीक है। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले सकारात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र देखेंगे, सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, यानी जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में मदद करे, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में मदद करे तो वो कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा, वो सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे साइकिल चलाना जानने वाला मोटरसाइकिल जल्दी सीख लेता है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें नकारात्मक स्थानांतरण यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में बाधा डाले, यानी कि उदाहरण पर हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग में गलतियां होना, दोनों अलग अलग हैं, ये नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो हिंदी टाइपिंग के अनुसार आप अंग्रेजी नहीं कर सकते, अंग्रेजी टाइपिंग अलग तरीके से होती है। उसके बाद आपका शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जब एक विषय का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी गणित सीखना और संगीत सीखना दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति, स्थायी स्मृति किसे कहते हैं। स्थायी स्मृति यानी परमानेंट या लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, स्थायी स्मृति। तो स्थायी स्मृति यहाँ देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। वह स्मृति जिसमें सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद या जीवन भर याद रहती हैं उसे स्थायी या स्मृति कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी। इसमें असीमित जानकारी संग्रहित होती है, बार बार अभ्यास से जानकारी स्थायी बन जाती है। उदाहरण देखें, बचपन में सीखा हुआ पढ़ा या साइकिल चलाना जीवन भर याद रहता है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी मेमोरी हो जाएगी, स्थायी मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहयोगी अधिगम किसे कहते हैं। सहयोगी अधिगम किसे कहते हैं, तो सहयोगी अधिगम जब विद्यार्थी मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब विद्यार्थी मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीखते हैं, उसे सहयोगी अधिगम कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखना सहयोगी अधिगम कहलाता है। उसके बाद इसमें सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करते हैं। उदाहरण यानी कक्षा में समूह बनाकर प्रोजेक्ट करना, ठीक है, या किसी एग्जाम की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशन के कोई दो लाभ लिखिए। तो समावेशन के दो आपको लाभ लिखने हैं। तो विशेष अभ्यास वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़कर सामाजिक रूप से विकसित होते हैं और अकेलापन उनका क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। ये समावेशन का पहला लाभ हो जाएगा। और दूसरा लाभ आप यहाँ पे देखें, सामान्य बच्चे में सहानुभूति, सहयोग और स्वीकृति की भावना विकसित होती है, ठीक है। ये आप दो लाभ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसी तालमेल के साथ खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो आपसी तालमेल के साथ जो खेले जाने वाले खेल हैं, आपसी तालमेल के साथ जो खेलों के नाम आपको लिखने, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट खेल आपसी तालमेल, कबड्डी में भी, खो खो में भी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, तो ये वो खेल हैं जो आपसी तालमेल के साथ खेले जाते हैं। बास्केटबॉल, ठीक है,
यानी कि ये सभी खेल टीम भावना और आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें ये अकेला एक व्यक्ति नहीं खेल सकता इन खेलों को। नैतिक व्यवहार किसे कहते हैं? नैतिक व्यवहार किसे कहते हैं? नैतिक व्यवहार को समझेंगे यहाँ पे मॉरल बिहेवियर। ठीक है, मॉरल बिहेवियर यानी वह व्यवहार जो समाज के नियमों, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार सही हो, उसे नैतिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, इसमें ईमानदारी, सत्य, दया और भावना, न्याय शामिल होते हैं। नैतिक व्यवहार व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। उदाहरण देख सकते हैं, झूठ ना बोलना, किसी की मदद करना, चोरी ना करना आदि चीज़ें, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है नैतिक व्यवहार से। जिसके अंदर नैतिक व्यवहार आ जाता है वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के मुख्य नियम लिखिए। तो अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम यहाँ पे देखेंगे। तत्परता का नियम यानी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तैयार होना ज़रूरी है अधिगम यानी सीखने के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं अभ्यास का नियम यानी कि बार बार दोहराने से सीखना क्या होता है? पक्का होता है, मजबूत बनता है। ठीक है, प्रभाव का नियम देखें। सुखद परिणाम मिले तो सीखना स्थायी होता है, दुखद परिणाम मिले तो कमज़ोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगमन तर्क किसे कहते हैं? आपको बताएं तो आगमन तर्क यानी कि देखें यहाँ पे आगमन तर्क देखेंगे जब विशेष उदाहरणों से देखकर एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे आगमन तर्क कहते हैं। ठीक है, एक विशेष उदाहरण से देखकर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आगमन तर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे यह विशेष सामान्य की दिशा में चलता है, विशेष से सामान्य की दिशा में चलता है। उदाहरण देखें, कौवा काला है, मैंने 1000 कौए देखे, सभी काले थे इसलिए सभी कौए काले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा? विशेष देखा। ठीक है, उसके बाद सामान्य दिशा। अब यहाँ पे देखें, क्लास को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के। निगमन तर्क किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निगमन तर्क किसे कहते हैं? आपको बताएं तो निगमन तर्क यानी जब सामान्य नियम से किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो उसे निगमन तर्क कहते हैं। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर और आगमन होता है वो विशेष से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। सभी मनुष्य कैसे हैं? मरणशील है। राम मनुष्य है तो राम, इसलिए राम कैसा है? मरणशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक 3 तत्व आपको लिखने हैं। ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि सुनने वाला कौशल, लिसनिंग स्किल। ठीक है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक 3 तत्व लिखने हैं आपको। तो श्रवण कौशल विकसित करने के 3 तत्व यानी पहला तत्व यहाँ पे देखेंगे ध्यान यानी कि अटेंशन यानी बोलने वाले की बात पर पूरा ध्यान लगाना ज़रूरी है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कौशल कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं आप लोग। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रुचि यानी कि इंटरेस्ट, जिस विषय में रुचि हो उसे ध्यान से सुना जाता है। फिर उसके बाद शांत वातावरण यानी शोर रहित और अनुकूल वातावरण में सुनने की क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहानी कथन का कक्षा में उपयोग लिखिए। तो कहानी कथन का आपको कक्षा में उपयोग लिखना है। तो कक्षा में कहानी कथन के उपयोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला उपयोग देखेंगे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाने में। ठीक है, कहानी कथन का कक्षा में उपयोग यानी कहानी का कैसे उपयोग होता है कक्षा में, प्रश्न ये कह रहा है। तो आपको समझना है पहले प्रश्न को, फिर उसका आंसर देना है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो आप कहानी कथन है वो कक्षा में किस तरीके से उपयोग आती है। तो अभी देख रहे हैं कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाने में काम आती है। यानी जो सब्जेक्ट कठिन होती है आप उसे कहानी कथन के माध्यम से सरल और रोचक बनाकर बच्चों को आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पे बच्चों का ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है कहानी कथन से। ठीक है, उसके बाद देखें
नैतिक मूल्य और जीवन कौशल सिखाने में और बच्चों की भाषा और शब्द भंडार विकसित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालकों के खेलों की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बालकों के खेलों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी वो आपको लिखनी है। तो बालकों के खेलों की 3 विशेषताएं यानी स्वाभाविक, यानी बच्चा खेल अपनी इच्छा से खेलता है, कोई दबाव नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा आनंददायक, यानी खेल में बच्चों को खुशी और उत्साह मिलता है। ठीक है, खुशी और उत्साह मिलता है इसलिए क्या है, आनंददायक है। उसके बाद शारीरिक क्रियाशीलता, यानी खेल में बच्चा सक्रिय रहता है और जिससे शारीरिक विकास होता है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबड्डी के 3 नियम बताइए। तो कबड्डी के आपको 3 नियम बताने, पहले हम वैसे करा चुके हैं, इसमें वो पूरा नियम बताए थे, इसमें 3 नियम पूछ रहे हैं ओनली। ठीक है, कबड्डी के 3 नियम, यानी 2 टीमें होती हैं, इसमें प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक रेडर विपक्षी क्षेत्र में जाता है। ठीक है, एक रेडर यानी कि देने वाला, कबड्डी देने वाला विपक्षी क्षेत्र में जाता है, दूसरे पक्ष में जाता है। उसके बाद रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बिना सांस लिए विपक्षी खिलाड़ी को छूकर वापस आना होता है, यानी कि सांस नहीं तोड़नी है, एक ही बार में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आपको जाना है। आप जानते होंगे, गाँवों के स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़े हैं, तो कबड्डी वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, यदि रेडर को विपक्षी टीम पकड़ ले और वह वापस ना आ सके तो वह आउट माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आज की मैराथन क्लास में, जो कि हमने आपको करा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो दो अंक के 3 अंक के कराए थे। ठीक है, 2 अंक 3 अंक के कराए थे मैंने ये प्रश्न आपको। तो यहाँ से पक्का मैं आपको बता दूँ, ये आपको 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगा, आपने अभी तक बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कर लो। नंबर नोट करो 72 40 28 72 81। क्यों मैं बोल रहा हूँ नोट्स की, आप समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, इस समय क्लासेस बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्लास रिकॉर्ड करो, फिर उसे बनाओ, पहले प्रश्न उत्तर तैयार करो, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक घंटे की क्लास में भी हमें कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में, यूट्यूब पर डालने में। ठीक है, तो 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो और भी हमारे काम होते हैं। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स पहले ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप सारे नोट्स को परचेस कर लोगे, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप क्लास के भरोसे ज़्यादा रहोगे, तो भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ ज़्यादा क्लास के भरोसे भी नहीं रहना है, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके जितना यूट्यूब पे करा दें, लेकिन आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर लें, नोट्स वहाँ से पढ़ें अच्छे से, तो आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी नहीं किया है तो एक प्यारी सी कमेंट कर देना। आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जो पहले भी आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।